शिक्षण योजना, टीचिंग प्लानिंग, या टीचिंग प्लान क्या है? शिक्षण योजना। हमारी जो शिक्षण की योजना है वो किस तरह से, अर्थात शिक्षण कराने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, पूर्व तैयारी का, शिक्षण कराते समय का और शिक्षण के बाद का। शिक्षण योजना का मतलब सीधा सा होता है शिक्षण का क्या करना है, एक प्लान तैयार करना, जो आपको पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और किन साधनों के प्रयोग से पढ़ाना है, उसका पूरा खाका तैयार करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण की योजना। यानी शिक्षण का एक ब्लूप्रिंट, या हम कह दें शिक्षण की एक रूपरेखा तैयार करना। लिखो आप, शिक्षण योजना का अर्थ। शिक्षण योजना का अर्थ शिक्षण की एक निश्चित रूपरेखा बनाना। शिक्षण की एक निश्चित रूपरेखा बनाना। शिक्षण की एक निश्चित रूपरेखा बनाना। अर्थात शिक्षण का ब्लूप्रिंट तैयार करना। शिक्षण का ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट तैयार करना। और फिर हेडिंग डालिए शिक्षण योजनाओं के प्रकार। शिक्षण जो योजनाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। दीर्घकालिक शिक्षण योजना, अल्पकालिक शिक्षण योजना। शिक्षण योजना दीर्घकालिक जो शिक्षण योजना है हमारी दो रूपों में मिलती है। एक को कहते हैं वार्षिक योजना, जिसे सत्र की योजना भी कहते हैं। सत्र योजना अंग्रेजी में कहते हैं सेशन। और दूसरी होती है, देखिए अपने इसके अंदर, उपसत्र योजना। जो कई महीनों के हिसाब से तैयार करते हैं। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म की प्लानिंग, और शॉर्ट टर्म की प्लानिंग जो होती है वो कहलाती है इकाई योजना। और उसके बाद दैनिक योजना। क्या कहते हैं हम? दैनिक योजना। इस तरह से देखिए आपके सामने चार प्रकार की योजनाएं। नंबर एक वार्षिक योजना, नंबर दो उपसत्र की योजना, नंबर तीन इकाई योजना, नंबर चार दैनिक योजना। प्रतिदिन जो योजना तैयार की जाती है उसको हम कहते हैं दैनिक योजना। तो ये आपके सामने योजनाओं का वर्गीकरण। कितने प्रकार की हैं टोटल योजनाएं? चार प्रकार की योजनाएं, वार्षिक योजना, उपसत्र योजना, इकाई योजना और दैनिक योजना। एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे और इनमें देखेंगे ये योजनाएं होती क्या हैं और किस तरह से ये योजनाएं तैयार की जाती हैं, मूल रूप से समझते हुए। शायद दैनिक पाठ योजना तो बनाई होगी आप लोगों ने, या नहीं बनाई? वो भी बनाई थी। चलो अच्छी बात है, फिर तो सहायता मिलेगी मुझे पढ़ाने में।
और वार्षिक योजना आरटी की धारा 23 में लिखा हुआ है, शिक्षक देखिए शिक्षण कराने से पूर्व शिक्षण की योजना तैयार करेगा। ये शिक्षण का कर्तव्य है। 24 में भी लिखा हुआ है, नियम में भी लिखा हुआ है और बताया गया इन चीजों के बारे में। शिक्षक के कर्तव्य पाठ योजनाओं का निर्माण करना और फिर पढ़ाए वो। तो आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। स्कूल में जाओगे तो डायरी मांगेंगे, अधिकारी आते हैं, लाओ भाई तुम्हारी योजना कहाँ है, नहीं तो कानून का उल्लंघन। और कानून का उल्लंघन होने पर आपके कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई सीधी, आचरण सीसीए रूल 16 या 17 के तहत। क्या बस यही सीखा है? कुछ करके दिखाना सीख, सस्पेंड नहीं होना है। क्योंकि हम क्यों हो हमारा दुश्मन। जब हम पढ़ाएंगे, देखिए जब चीजें सीख रहे हैं तो काम करेंगे वहां। एक बार मौका तो दे ऊपर वाला हमें काम करने के लिए। ये होनी चाहिए हमारे अंदर सोच कि मौका मिले तब बताएंगे हम काम कैसे करते हैं, काम होता कैसे है। जज्बा और जुनून होना चाहिए और सुनता भी उसी के ऊपर वाला। जो वातावरण आपका बनता है ना, जो सोच आपकी निकलती है, कई बार आप ये कहते हैं अरे मैंने अभी ये सोचा था और ये हो गया, तो वो जो आपका एक सर्किल बनता है, जैसे देवताओं के इनके चारों ओर दिखाते हैं ना टीवी में सर्किल, वो आभा जो आवरण होती है वो हर व्यक्ति के साथ चलता है, खुद का एटमॉस्फेयर। और आपसे पहले आपकी वो चीजें पहुंच जाती हैं उस वातावरण के माध्यम से। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा, दोनों व्यक्ति पास आएंगे, उससे पहले उनका आवरण यदि दोनों का मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम कहते हैं इससे क्या बात करना, चलो। और हम ये कहते हैं अरे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि आप दोनों का एटमॉस्फेयर नहीं मिला। जो आभाएं हैं जो आपके चारों ओर जो ऊपर वाले ने बना के भेजी हैं, इनका हमें आभास नहीं होता इन चीजों का। और हर व्यक्ति देखिए जो सोचता है वो चीजों के पीछे लग जाता है, 100% होती है, अनुकूल होती है। क्यों? क्योंकि सारे दिन भर आपका एटमॉस्फेयर ही वही है। और आप देखिए किसी बदमाश के पास रहते हैं और उसकी प्रवृत्तियां सीखते हैं तो आपका वातावरण वैसा ही। आप कहेंगे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे आपको क्या पता प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे अपने आप चीजें चेंज हो रही हैं। कैसे कुटिल प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास रहते हो वैसी कुटिलताएं आएंगी धीरे धीरे। जैसा वातावरण देखिए हम देखते हैं वैसे वातावरण में ढलने लग जाते हैं। हमें थोड़ी एहसास होता है इन चीजों का। देखिए वातावरण की मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए हम बात किसकी कर रहे थे, अपनी योजनाएं। योजनाएं कितने प्रकार की हैं? मूल रूप से देखिए हमने समय के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, एक दीर्घकालिक और एक अल्पकालिक। और फिर दीर्घकालिक को कितने भागों में बांटा? 2 भागों के अंदर बांटा। अल्पकालिक को कितने भागों में बांटा? एक बार ये सवाल आया हुआ है, इकाई योजना निम्नलिखित में से अल्पकालिक, दीर्घकालिक या दोनों? ऐसे आया सवाल। इकाई योजना है अल्पकालिक, दूसरा ऑप्शन दीर्घकालिक, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के सवाल आते हैं तो बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। यदि सटीक आंसर आता है तो ही हम हल कर पाते हैं। हेडिंग डालिए वार्षिक योजना। सबसे पहले वार्षिक योजना। वार्षिक योजना किसे कहते हैं? एक सत्र की शिक्षण व्यवस्था करने के लिए जो योजना बनाते हैं वो कौन सी है? हमारी वार्षिक। और ये किस पर आधारित होती है? कैलेंडर पर आधारित होती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कैलेंडर योजना भी कहते हैं इसको। कैलेंडर योजना या एक शैक्षिक सत्र की योजना। एक शैक्षिक सत्र की योजना इसीलिए हम इसको देखिए सत्र योजना भी कहते हैं। पूरे सत्र भर के बनाते हैं, सेशन के बनाते हैं ये। तो ये इसके नाम हैं कैलेंडर योजना, शैक्षिक सत्र की योजना या सत्र योजना भी कहा जाता है इसे, जो पूरे सत्र के हम तैयार करते हैं इस योजना को। लेकिन इस योजना को किसके आधार पर तैयार करेंगे? कैलेंडर के अकॉर्डिंग। क्योंकि आगे हमारे दिन कितने स्कूल लगेगा, कितने घंटे स्कूल लगेगा, इन सब चीजों का क्या रखा जाता है? इसमें ध्यान रखा जाता है और फिर हम इस योजना को तैयार करते हैं। लिखिए एक लाइन इसके अंदर। पहले तो ये उपनाम लिखने हैं इसके और फिर लिख लो अर्थ।
लिखिए एक लाइन इसमें अर्थ के रूप में, एक शैक्षिक सत्र में किए जाने वाले कार्यों, एक शैक्षिक सत्र में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा को किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा को वार्षिक या सत्र योजना कहते हैं। वार्षिक या सत्र योजना कहते हैं। योजना की विशेषता लिखिए इसकी, वार्षिक योजना की विशेषताएं। क्या विशेषता होगी? कब तैयार करते हैं? सत्र शुरू होने से पहले या सत्र के बाद? पहले ही शुरू करते हैं। देखो पहली बात, किसके आधार पर? कार्य दिवस, शिक्षण के घंटे, महीने, इकाइयों, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर पूरा प्लान तैयार कर लिया जाता है। कौन से महीने में कितने पाठ पढ़ाने, कितने दिन स्कूल लगेगा, कितने पीरियड मिलेंगे, हमें सारी चीजों की प्लान की जाती है। लिखो विशेषता नंबर 1, शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व तैयार करना। शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व तैयार करना। नंबर 2, यह योजना कक्षावार और विषयवार बनाई जाती है। कक्षावार और विषयवार बनाई जाती है। फिर लिखिए, यह योजना विभागीय नियमों पर आधारित होती है। विभागीय नियमों पर आधारित होती है। उसके बाद लिखिए, यह योजना महीने या उप सत्र में विभाजित होती है। यह योजना महीनों या उप सत्र में विभाजित होती है। उसके बाद लिखिए, यह योजना शिक्षक को मार्ग निर्देशन प्रदान करती है। मार्ग निर्देशन प्रदान करती है। यह योजना शिक्षण को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। शिक्षण को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। वार्षिक योजना के चरण या सोपान। वार्षिक योजना के चरण या सोपान। सबसे पहले हमारे पास होता है विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम या विषय वस्तु, जिसको हमें पढ़ाना है। और इन पाठों को देखिए हम किस में बदल लेते हैं? इनको बदलते हैं उपसत्र में। अब बात आती है उपसत्र क्या होता है? महीनों के आधार पर जब एक सत्र को कई भागों में बांटते हैं। अपने यहां 3 सत्र होते हैं। पहला देखिए, स्कूल खुलने से लेकर दीपावली की छुट्टियों तक
दूसरा सत्र होता है दीपावली की छुट्टियों के बाद से बड़े दिनों की छुट्टियों तक। तीसरा सत्र होता है बड़े दिनों की छुट्टियों के बाद से वार्षिक परीक्षा तक। कितने भागों में बांटते हैं? 3। इसलिए हमने 3 भागों में बांटते हैं। पहले पाठ्यक्रम आया अपने पास, फिर उस पाठ्यक्रम को क्या किया? 3 उपसत्रों में बांट लिया। उपसत्र, उपसत्र के बाद देखिए बांटते हम इकाई। किसमें बांटा हमने? उपसत्र में विभाजन। किसका? पाठ्यक्रम का। इकाई में विभाजन, अर्थात इकाइयों का निर्धारण कर लेते हैं हम। इकाई के बाद उद्देश्य आते हैं हमेशा। अब उद्देश्य तय कर लेते हैं हमारे शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्यों के बाद अब चाहिए कालांश, कि एक एक उद्देश्य को प्राप्त करने में कितने कालांश चाहिए। कालांश देखिए कई प्रकार के होते हैं हमारे। सबसे पहले विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए आवश्यक कितने कालांश। दूसरे नंबर पर दोहरान कराने के कितने कालांश, आवर्ती। तीसरे नंबर पर मूल्यांकन प्रश्न पूछने के कालांश। और चौथे नंबर पर मूल्यांकन से हमें पता चला बच्चों को तो कुछ आया ही नहीं, तो क्या करें हम? पुनर्अध्यापन करें। और बच्चों को अगर आ गया सब कुछ तो फिर अगले पाठ पर बढ़ जाए। पुनर्अध्यापन। तो बताओ इन चारों में से कौन सा कालांश सबसे ज्यादा होते हैं? जैसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा, वेरी गुड, आवश्यक। आवश्यक किस लिए? पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले कालांश चाहिए, फिर आवर्ती, मूल्यांकन, और सबसे कम होते पुनर्अध्यापन के। क्यों होते हैं? क्योंकि हर पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाया जाता। कोई कोई पाठ जो जटिल विधाएं होती है दोबारा से पढ़ानी पड़ती हैं। ये चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण। तो यहां किसका निर्धारण किया? कालांश का निर्धारण। उतारो भी। उद्देश्य का निर्धारण। सेकंड नंबर पे है उपसत्र में विभाजन करना। किसको? पाठ्यक्रम में। उसके बाद है इकाई, आवर्ती, मूल्यांकन। आवर्ती है ये। आवर्ती का मतलब क्या होता है? दौरान। आवर्ती को क्या कहते हैं? दौरान करना उस पाठ को। कोई पाठ पढ़ाया, उसके दौरान करने में कितने पीरियड चाहिए। आवश्यक में कालांश, आवश्यक कालांश, ये सब कालांश का है। आवश्यक कालांश, आवर्ती कालांश, मूल्यांकन कालांश और पुनर्अध्यापन कालांश जोड़ लेना आप। जैसे ना समझ में आए तो यहां कालांश जोड़ लेना इनके सबके पीछे। कितने स्टेप हो गए? 5। और अब इसका प्रारूप जो बनाया होगा आपने, वो प्रारूप बना के दिखाता हूं कैसे इसका प्रारूप बनाया जाता है। उतार लिया? चलो प्रारूप की बात करते हैं। वार्षिक योजना का प्रारूप। अच्छा, प्रारूप के लिए और एक बात बता दूं, बीएड कॉलेजों में सब अपना अलग अलग बना के देते हैं, डायरी छाप के देते हैं अलग से। और डाइट में भी यही होता है, प्रिंटेड डायरी देते हैं अलग से। उसमें चीज बनी बनाई रहती है, बस केवल आपको तो लिखना होता है। प्रारूप के अंदर देखिए सबसे पहले तो नाम, जो भी स्कूल है आपकी जिसकी बना रहे हैं आप। उसके बाद देखिए फिर आता है इसके अंदर महीने, कितने महीने स्कूल लगेगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके कालांश, कितने कालांश लगेगा। फिर आता है कुल इकाई, इकाई कितनी है। इन सब का क्या करना है? निर्धारण कर लिया जाता है, लिख दिया जाता है सब एक एक करके। और फिर होता है इसका प्रारूप का खाका। देखिए प्रारूप जो होता है इसका, देखिए इस तरह से।
सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो लिखा जाता है, इसके अंदर हम लिखते उपसत्र। जैसे हमने बांट लिया पहला उपसत्र, उपसत्र फर्स्ट, और उपसत्र सेकंड, और फिर बना लिया हमने उपसत्र थर्ड। ऐसे बांट लेते हैं, देखिए एक एक करके। फिर उसके बाद देखिए हम इसको किस में बांटते हैं, इकाइयों में भी बांट लेते हैं। देखिए इसी चीज को किस में बांट लेते हैं, इकाई। इसको कहा जाता है इकाई, और यहां हम उपसत्र के नीचे क्या लिख लेते हैं, इकाई। इकाई एक सत्र में हमने रखी फर्स्ट इकाई, सेकंड इकाई, थर्ड इकाई। इसमें पढ़ाएंगे हम फोर्थ इकाई, इसमें पढ़ाएंगे हम फिफ्थ इकाई, इसमें पढ़ाएंगे सिक्स, और इसमें दो ही बची है हमारी, सातवीं और आठवीं। ऐसे कितनी भी इकाई हो, ये तो एक काल्पनिक है यहां तो। ऐसे हम बांटते हुए फिर उसके बाद आते हैं इस वाले खाने के अंदर। यहां होते हैं शिक्षण के उद्देश्य। और उद्देश्यों में हमारे सारे आते हैं ज्ञान, अवबोध, फिर ज्ञानोपयोग, ऐसे सारे उद्देश्य। ये उद्देश्य खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आएंगे कालांश। लास्ट में क्या आते हैं हमारे, कालांश। और कालांश सारे आएंगे एक के बाद एक, जो मैंने 4 प्रकार के बताए थे। आवश्यक कालांश सबसे पहले एक तो, फिर पुनरावर्ती के, आवर्ती या पुनरावर्ती, आवर्ती, फिर उसके बाद मूल्यांकन का, फिर उसके बाद पुनर्अध्यापन। ऐसे देखिए 4 कालांश, और इनके कॉलम खींच लिए जाते हैं एक के बाद एक, 4। और फिर इस तरह से वार्षिक योजना बनाई जाती है। उस योजना को हम क्या कहते हैं, वार्षिक योजना। वार्षिक योजना में सबसे पहले देखिए महीने, कालांश, कुल इकाई कितनी, फिर 3 सत्र, और 3 सत्रों में कितनी इकाई पढ़ानी है, 1, 2, 3, जितनी इकाई हमें पढ़ानी होती है वो सब। और लास्ट में कालांशों का भी क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं यहां। चलो इसके बाद क्या क्या कह रहे हैं, नीचे के नाम कालांश आवश्यक, दूसरे पर लिखा मैंने आवर्ती, तीसरे पर लिखा मूल्यांकन, चौथे पर पुनरावर्ती। जो पहले लिखे थे ना वही नाम है क्रम से। अच्छा, ये शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, जो 5 नहीं लिखते हैं हम, अभिवृत्ति और कौशल, इसलिए नहीं लिखे, बस इन्हीं से थोड़ा आइडिया आ गया कि हाँ यहां उद्देश्य लिखने। और उसके बाद कालांश, और कालांश कितने, 1, 2, 3, 4 कॉलम कालांश के हैं। कौन सी, मान लीजिए किसी इकाई में तो कालांश चाहिए ही नहीं, 0, और किसी में चाहिए ज्यादा, तो प्रत्येक इकाई के अनुसार कालांश का निर्धारण, क्योंकि टोटल कालांश ही तो फिट करने हमें यहां। वार्षिक योजना में इतने पीरियड हैं, और ये योजना है, इतने महीने हैं, इतने दिन स्कूल लगेगा। महीने, कालांश, कार्य दिवस भी लिख सकते हैं कि कितने दिन स्कूल लगेगा, कार्य दिवस। अब देखिए इसके बाद उपसत्र की योजना नहीं बनाई जाती है सामान्यतः व्यवहार में। उपसत्र की योजना नहीं बनाई जाती है, अपने शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों में भी नहीं बताई जाती है, इसलिए उपसत्र की योजनाएं केवल कागजों में ही रहती है कि हाँ ये उपसत्र की योजना है। बाकी तो देखिए बनाए तो कितने बनेंगी अपने भारत के अंदर, तो 3, दीपावली से पहले, दीपावली से बड़े दिनों की छुट्टियों से पहले, उनके बीच में, और उसके बाद देखिए बड़े दिनों की छुट्टियों के बाद से वार्षिक परीक्षा के बीच कितनी उपसत्र योजनाएं बनती हैं, 3।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आती है नंबर 2 पर लिखे इकाई योजना। इसके बाद हेडिंग डालिए, वार्षिक योजना के बाद कौन सी आती है? इकाई योजना। इसे यूनिट प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिट प्लान भी कहा जाता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, इकाई शब्द किसने दिया? गलत, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था इकाई शब्द। मैंने इकाई योजना नहीं पूछा था आप लोगों से, केवल इकाई शब्द पूछा था। इकाई जो शब्द है ये दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर। बात आती है इकाई कहते किसे हैं, तो क्या है इकाई? एक जैसी वस्तुओं का समूह। एक जैसी वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह एक जैसी हो। देखिए, एक जैसी वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? इकाई। अब एक जैसी जो वस्तु होती हैं, देखिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। ये बॉक्स है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई प्लस प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस माइनस, ऐसे देखिए कुछ चीजें हैं। क्या एक जैसी वस्तु भरी है इसमें? नहीं, अलग अलग। अगर इन्हें हम अलग अलग कर दें, यहां प्लस प्लस लिख दें, यहां माइनस माइनस लिख दें, यहां मल्टीप्लिकेशन को लिख दें, देखिए ये एक जैसी वस्तु है। सजातीय या एक जैसी वस्तुओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? एक इकाई कहलाता है। जैसे एक जैसे पार्ट, एक पार्ट का नाम कर दिया मानव शरीर के अंग, अब वो तो एक इकाई का नाम हो गया। अब उसमें हम पढ़ रहे हैं भोजन का जो तंत्र होता है हमारा, देखिए पाचन तंत्र जिसे कहते हैं। एक पढ़ते हैं श्वास लेने वाला श्वसन तंत्र। ऐसे ही देखिए हम और भी तंत्रों को पढ़ सकते हैं वहां पर, तो वो सारे एक एक तंत्र का एक एक पार्ट बन जाता है। जैसे उत्सर्जन तंत्र, तो ये सारी क्या होगी? एक इकाई होगी, मानव शरीर के अंग। अब उसके अलग अलग पार्ट बना लेते हैं हम, जैसे ऐसे बना लेते हैं। तो उनकी विषय वस्तु कैसी होती है? एक जैसी। और एक जैसी विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं? एक जैसी इकाई, यानी एक इकाई। तो इस तरह से देखिए यह शब्द दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। इकाई शब्द का अर्थ क्या है? एक जैसी वस्तुओं का समूह। और अब बात करते हैं यूनिट प्लान किसे कहते हैं। अब आता है इसके बाद इकाई योजना का अर्थ, और इसके अंदर लिखना इकाई योजना शब्द दिया था किसने? H.C. मॉरिसन ने। मॉरिसन ने 1926 में। और इनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा ये थी, एक जैसे पाठों को एक साथ पढ़ाया जाए। एक जैसे पाठों का संग्रह एक इकाई कहलाता है। यहां क्लियर हो जाता है। देखिए, इकाई योजना एक जैसे पाठों का संग्रह क्या है हमारी? यहां पाठों की एक इकाई है, और उस इकाई के माध्यम से देखिए हम एक प्लान तैयार करते हैं। एक जैसे पाठों को कब और कैसे पढ़ाना, उसका पूरा प्लान तैयार करना। तो इकाई क्या हो गई यहां पर? यहां के संदर्भ में एक जैसे पाठों का संग्रह। एक जैसे पाठों का संग्रह। इकाई योजना का जनक H.C. मॉरिसन कब दी? 1926।
लिखो, एक जैसे पाठों को पढ़ाने के लिए, एक जैसे पाठों को पढ़ाने या शिक्षण कराने के लिए, एक जैसे पाठ या एक जैसे पाठों को पढ़ाने के लिए या शिक्षण कराने के लिए जो योजना तैयार की जाती है उसे इकाई योजना कहते हैं। इकाई योजना की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषताएं, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर ले जाती है। गेस्टाल्ट विचारधारा पर आधारित, गेस्टाल्ट विचारधारा पर आधारित पूर्ण से अंश की ओर ले जाने वाली। और सबसे बड़ी विशेषता कैसी है? ये अल्पकालिक योजना है। तीसरी विशेषता क्या आ जाएगी? अल्पकालिक योजना, कालिक योजना। और ये योजना किस पर निर्भर करती है? वार्षिक योजना पर। वार्षिक योजना और दैनिक योजना के जोड़ने की योजक कड़ी है बीच में। पूर्ण से अंश की ओर ले जाती है, गेस्टाल्ट विचारधारा पर आधारित है और अल्पकालीन योजना है। एक दो विशेषताएं और हैं इसकी, लिखिए। इसे शिक्षक की व्यू रचना भी कहा जाता है। रणनीति, व्यू रचना का मतलब क्या होता है? रणनीति। इसे शिक्षक की व्यू रचना भी कहा जाता है। उसके बाद लिखिए, इसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना, इसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव है। यह दैनिक पाठ योजना को आधार प्रदान करती है। यह दैनिक पाठ योजना को आधार प्रदान करती है। इसका निर्माण करते समय, इसका निर्माण करते समय वार्षिक योजना से, इसका निर्माण करते समय वार्षिक योजना से प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे इकाइयों का नाम, उनको पढ़ाने के लिए कितने कालांश चाहिए, इकाई योजना में लिखे थे हम। उसके अलावा मूल्यांकन के कितने, आवर्ती के कितने और पुनर्अध्यापन के कितने। और अब देखिए, इसकी आलोचनाएं खूब की गई है और किसी पाठ्य योजनाओं की आलोचना नहीं हुई जितनी इसकी की गई है। इसके लिए यह कहा जाता है ये अमनोवैज्ञानिक है। बालक की रुचि और स्तर के अनुसार कुछ नहीं होता है, केवल अपनी इकाइयों में बांटता है शिक्षक, अपने स्वार्थ के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार। बालक के लिए कोई ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है। तो लिखिए इसके दोष।
और सबसे बड़ा दोष इसको यही दिया गया, अमनोवैज्ञानिक। दोष लिखो भी, अमनोवैज्ञानिक। नंबर 2, सहायक सामग्री पर अधिक बल देती है। सहायक सामग्री पर अधिक बल। नंबर 3, शिक्षण को यंत्रवत बनाती है। शिक्षण को यंत्रवत बनाती है। यंत्रवत का मतलब मशीन की तरह, भाई फिक्स इतने दिन में ये काम करना और ये है, कोई लचीलापन नहीं है, कम ज्यादा कुछ नहीं। पूरे साल भर का खाका, आदमी बीमार हो जाए तो कैसे पढ़ाएगा भाई? वो तो आएगा नहीं। आपने तो बना ली अपनी योजना, 10 दिन वो स्कूल नहीं आ पाया, कहीं और ड्यूटी लग गई, तो फिर कैसे पढ़ा पाएगा? आप सोचिए 1 मिनट। इसलिए इसकी क्या है, कुछ कमियां हैं। और लिखिए उसके बाद, समय व श्रम अधिक लगता है। यह, और लिखिए, यह बाल केंद्रित कम, योजना केंद्रित अधिक होती है। यह बाल केंद्रित कम, योजना केंद्रित अधिक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अपनी दैनिक पाठ योजना। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है? दैनिक पाठ योजना। डेली लेसन प्लान। और नाम से ही पता लग रहा है, देखिए, प्रतिदिन जो तैयार की जाने वाली योजनाएं, उसी को हम क्या कहते हैं? दैनिक पाठ योजना। एक कालांश की तैयारी, एक कालांश की तैयारी। कल पढ़ाना है, आज तैयार कर लो। और जब आप लोग डीएलएड कर रहे होंगे, इंटर्नशिप के लिए गए हो, मौका मिला हो, तो पूर्ण तैयारी करके गए होंगे कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है। एक कालांश की पूर्ण तैयारी, या एक कालांश का ब्लूप्रिंट, एक कालांश की रूपरेखा। रूपरेखा, और रूपरेखा को ही क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। और इसे टीचिंग की आत्मा भी कहा जाता है, हृदय भी कहते हैं, क्योंकि बाकी तो योजनाएं थी सब कागजों में, ये धरातल पर उतरती है, ये वास्तविक रूप से की जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? शिक्षण की आत्मा भी कहते हैं। शिक्षण की आत्मा यानी हृदय। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कालांश की जो तैयारी करता है शिक्षक, उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक पाठ योजना। कि एक पाठ के आधार पर जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उद्देश्य उसके क्या हैं? पाठ योजना। यानी यहां उद्देश्यों पर खूब जोर दिया जाता है। हर पाठ को पढ़ाने के लिए पहले हम किसका निर्धारण करते हैं? उद्देश्य। तो लिखिए आप अपने इसमें, पाठ योजना, एक कालांश की तैयारी, एक कालांश की रूपरेखा, या शिक्षण की आत्मा। लिखिए, शिक्षण क्रियाओं तथा शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों को लिखने की प्रक्रिया को, लिखने की प्रक्रिया को पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों को लिखने की प्रक्रिया को
पाठ योजना कहते हैं। दैनिक पाठ योजना की विशेषताएं। दैनिक पाठ योजनाओं की विशेषता नंबर 1, अल्पकालिक है या नहीं? अल्पकालिक योजना। दूसरे नंबर पर देखिए, गेस्टाल्ट विचारधारा पर आधारित। कार्यपरक, काम किया जाता है, कागजों में ही नहीं बनती है। कार्यपरक या कार्यनिष्ठ योजना, जिसमें धरातल पर काम किया जाता है वास्तविक रूप से। और सामान्यतः मौखिक बनाते हैं, लिखित लिखित भी होती है। देखिए, लिखित योजना। लिखित योजना, यहां यह भी ध्यान रखा जाता है क्लास के बच्चे कमजोर हैं कि होशियार हैं। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित। लिखित योजना, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित योजना। शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग होता है इसमें। पुनर्अध्यापन के ऊपर भी जोर दिया जाता है। शिक्षण विधि का भी चयन किया जाता है। बच्चों के साथ समन्वय भी है। बाकी तो साधारण बातें हैं। जो महत्वपूर्ण बातें क्या थी? अल्पकालिक योजना, गेस्टाल्ट विचारधारा पर, कार्यपरक और लिखित योजना और व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, इसको समझने के लिए यदि हम देखें तो इसकी मूल रूप से जिसे हम कहते हैं इसका प्रारूप, और उस प्रारूप से ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालिए, दैनिक योजना का प्रारूप। विशेषताएं लिख लीजिए, फिर उसके बाद लिखिए दैनिक पाठ योजना का प्रारूप। दैनिक पाठ योजना का प्रारूप। देखिए, इस प्रारूप में सबसे पहले होता परिचयात्मक, यानी परिचय। और परिचय को आवश्यक पूर्ति भी कहते हैं। जब आप पढ़ाने जाओगे तो सबसे पहले बोर्ड की आवश्यक पूर्तियां करते हो। इसको क्या कहा जाता है? आवश्यक पूर्ति भी कहते हैं। एक बार यही सवाल पूछ लिया, निम्नलिखित में से आवश्यक पूर्ति नहीं है। दिनांक, कालांश, विषय, उद्देश्य। ऐसे पहचानना पड़ता है कि आवश्यक पूर्ति कौन सी है और कौन सी नहीं है। कौन सी होती है बोर्ड पर आवश्यक पूर्तियां? तो देखिए, एक तो हम लिखते हैं विषय, एक कालांश, और क्या लिखते हैं? दिनांक, प्रकरण, टॉपिक का नाम भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? इकाई। ये क्या है? हमारी आवश्यक पूर्ति। कौन सी तो इकाई पढ़ा रहे हैं, कौन सा प्रकरण चल रहा है, कौन सा कालांश है, कौन सा दिनांक, और कक्षा और तो रह गई है अभी, कक्षा भी लिखते हैं, कौन सी कक्षा को पढ़ा। समय अवधि को भी ले लें तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सामान्यतः हम इन्हीं चीजों को बोर्ड पे लिखते हैं, नहीं तो बोर्ड ज्यादा भर जाता है। समय अवधि भी होती है कि 40 मिनट, 45 मिनट, तो ये सारी चीजें हमारे कालांश में होती हैं, ना उसमें आवश्यक पूर्तियों में आती हैं, और इनको क्रम से लिखा जाए। लिखो आप पहला चरण। पहला क्या है? परिचयात्मक, इंट्रोडक्शन होता है इसमें चैप्टर का, और इन्हीं को हम कहते हैं आवश्यक पूर्ति।
आवश्यक पूर्ति। सेकंड नंबर पर देखिए, उद्देश्य। अब उद्देश्य दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य, भी ध्यान रखना यहां एक बात, और एक होते हैं विशिष्ट। विशिष्ट को प्राप्य भी कहते हैं और इन्हें व्यवहारगत भी कहते हैं। तो बताओ कौन से उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं? विशिष्ट तय लिखना था यहां पे। एक सामान्य जर्नल, एक होते हैं विशिष्ट। देखिए, सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं किताब को, पूरी किताब को पढ़ने से ये बदलाव होंगे, एक अच्छा नागरिक बनेगा, भाषा शैली में सुधार होगा, है ना। ये जो आदर्शवादी जो बातें लिखते हैं वो क्या ऐसे उद्देश्य होते हैं? सामान्य उद्देश्य होते हैं। लेकिन एक पाठ को पढ़ेंगे तो उस पाठ से पढ़कर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन क्या आएगा, वो उद्देश्य कहलाते हैं हमारे विशिष्ट। तो देखिए, जहां से हमारे उद्देश्य शुरू होते हैं यहां पहुंचते हैं। वार्षिक जब योजना बनाते हैं तो उसमें उद्देश्य होते हैं कौन से? सामान्य वार्षिक योजना, क्योंकि वहां तो पूरे साल भर की योजना है ना, मोटी मोटी, एक एक पाठ की थोड़ी है। तो सामान्य सामान्य बातें लिखी जाती है, ऐसा होगा, ये व्यवहार परिवर्तन होगा, और ये करेगा, वो करेगा, आदर्शवादी बातें। लेकिन यहां पाठ को पढ़ने से बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, आप वहां पर पढ़ा रहे हैं शराब का सेवन, और वहां लास्ट में लिख रहे हैं शराब के सेवन करने से व्यवहार में बच्चे के ये परिवर्तन होगा। ऐसे उद्देश्य नहीं बनाने, क्योंकि रटे रटाए हम तो लिखने लग जाते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। यहां उद्देश्य कौन से लेने? विशिष्ट, और यहां कौन से लेने? सामान्य। और फिर आती है एक बीच की योजक कड़ी, इकाई। इकाई में देखिए, कुछ तो होते हैं विशिष्ट और कुछ होते हैं सामान्य, दोनों का बीच। और फिर आती है यहां दैनिक। और दैनिक योजना में उद्देश्य काम में लिए जाते हैं। याद रखना, विशिष्ट, ये चित्र इसीलिए बनाया है ताकि आपको ध्यान रह जाए कि ऐसे देखिए हम विकास करते हैं, वार्षिक योजना, इकाई योजना और दैनिक योजना। तो शुरू में उद्देश्य कैसे थे हमारे? सामान्य उद्देश्य। और यहां कौन से उद्देश्य है फिर बाद में? विशिष्ट उद्देश्य। देखिए यहां ये विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। डायग्राम बनाइए। ये विशिष्ट उद्देश्य कौन से होते हैं? ज्ञान, अवबोध, उसके बाद ज्ञानोपयोग यानी प्रयोग, उसके बाद अभिरुचि, अभिवृत्ति, और लास्ट होता है कौशल। ये 6, इनको लिखते हैं सामान्यतः हम। अभिवृत्ति में क्या लिखते हैं? इस पाठ को पढ़ने से बालक का नजरिया क्या होगा, बालक का नजरिया क्या होगा, दृष्टिकोण को कहा जाता अभिवृत्ति। और अभिरुचि, बच्चे को देखे इस पाठ को पढ़ने से अब क्या आनंद आएगा और कौन कौन सी चीजों को पढ़ेगा उससे। और कौशल, स्किल हो, डेवलप होना, दक्ष होना उस कार्य के अंदर, क्या कहलाता है? जैसे मानचित्र वाला था कोई चैप्टर, तो बच्चा मानचित्र भरने में क्या हो गया? दक्ष हो गया, मानचित्र बनाना हो गया, ये कहलाता है कौशल। देखिए, तो यहां अपने इसमें है एक सामान्य उद्देश्य, और लास्ट में कौन सा है? दैनिक उद्देश्य, ना वो कौन से? दैनिक पाठ योजना, विशिष्ट या प्राप्य या व्यवहारगत उद्देश्य। अब चलते हैं उद्देश्य के बाद, परिचय हो गया, उद्देश्य हो गया, अब बच्चे का लिया जाएगा पूर्व ज्ञान। नंबर 3 पर लिखिए, 3 नंबर पर आता है पूर्व ज्ञान, ना सहायक सामग्री तैयार करते हैं, सॉरी 3 नंबर पर है सहायक सामग्री, TLM।
फिर आएगा पूर्व ज्ञान। नंबर 3 पर लिखो सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? पढ़ा चुका। सहायक सामग्री कैसी हो? रोचक हो, विषय वस्तु पर आधारित हो, प्रेरणा देने वाली हो और मितव्ययी भी हो। लिखो नंबर 3 TLM शिक्षण अधिगम सामग्री। अब नंबर 4 पर आता है पूर्व ज्ञान। चौथा स्टेप है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान इसमें क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान के अंदर बच्चे से संबंधित देखिए 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित और पता लगा लेते हैं बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है और उसे कहां से सिखाना है। यह कहलाता है हमारी प्रीवियस नॉलेज। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना है, यानी जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे पहले की नॉलेज बच्चे की चेक करना। लिख लो इसमें एक लाइन, पूर्व ज्ञान में 5 या 6 प्रश्न पूछकर 5 या 6 प्रश्न पूछकर पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाता है। फिर आता है इसके बाद अगला स्टेप महत्वपूर्ण, देखिए नंबर 5 प्रस्तावना। यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसे कहा जाता है पाठोपस्थापना। पाठोपस्थापना क्योंकि इसके माध्यम से पाठ को स्थापित किया जाता है और पेपर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से पाठ योजना का कौन सा चरण है जिसमें पाठ की स्थापना की जाती है? प्रस्तावना। और ये क्या कहलाता है? पाठोपस्थापना। और पाठ की स्थापना देखिए हम किस आधार पर करते हैं? या तो देखिए व्याख्या के माध्यम से, या उदाहरण के माध्यम से, या कहानी के माध्यम से, या प्रदर्शनी के माध्यम से, या प्रश्नों के माध्यम से। और ज्यादातर लोग देखिए इसी से करते हैं। और प्रश्न हमेशा कैसे होने चाहिए? विकासात्मक। और अंतिम प्रश्न होना चाहिए समस्यात्मक। और समस्या आते ही हम घोषणा कर देंगे बच्चों आज ये पाठ हम पढ़ेंगे। उद्देश्य कथन पाठ की क्या करना? उद्घोषणा करना। आज हम ये पाठ, जब तक देखिए हम पाठ की घोषणा नहीं करेंगे जब तक बच्चा क्या नहीं हो जाए? निरुत्तर नहीं हो जाए। समस्यात्मक प्रश्न आते ही तब हम पाठ की घोषणा करते, नहीं तो विकासात्मक। विकासात्मक प्रश्न कैसे होते हैं? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तारतम्य रूप से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं एक इधर से पूछ लिया एक इधर से पूछ लिया, कोई उनका क्या नहीं हो, यानी उनके अंदर किसी प्रकार का मेल नहीं हो, सामंजस्य नहीं हो, ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं। एक के बाद एक चीजें, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब हम पूछते चलते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं अटक जाता है और अटकते ही हम क्या कहते हैं कि बच्चों आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। आजकल के जमाने में तो इसे कहा जाता वार्म अप। वार्म अप, वार्म अप का मतलब क्या होता है? बच्चे को तैयार करना पढ़ने के लिए। हो सकता है मानसिक रूप से कहीं और बैठा हो, शारीरिक रूप से कक्षा में बैठा हो। उस बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से कक्षा में लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या है? प्रस्तावना। ताकि वो बच्चा पढ़ने को क्या हो जाए? तैयार हो जाए। और यही क्या कहलाता है? वार्म अप, यानी तैयार करना। वार्म अप का मतलब क्या है? बच्चे को तैयार करना। किसके लिए? पाठ को पढ़ाने के लिए। या तो हम क्या सुनाएंगे? कहानी, या उदाहरण, या व्याख्या, या प्रश्न। प्रश्न कैसे होंगे? विकासात्मक। अंतिम प्रश्न कैसे होगा? समस्यात्मक। ये सारी पहचान है इसकी, और इनके माध्यम से देखिए हम पाठ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। अब आप देखिए अपने इसमें प्रस्तावना के अंदर लिखिए एक लाइन, विद्यार्थी को अपने मनोसंसार से हटाकर, विद्यार्थी को अपने मनोसंसार से हटाकर
कक्षा में लाने की प्रक्रिया को प्रस्तावना कहते हैं। इसका अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। और फिर देखिए, समस्यात्मक प्रश्न आते ही हम क्या घोषणा कर देते हैं? उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट दे देते हैं तुरंत, बच्चों आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। और उद्देश्य कथन को कहते हैं पाठ्याभिसूचना। पाठ्याभिसूचना, पाठ की सूचना देना। और ये भी पूछा गया है, पाठ्याभिसूचना कौन से चरण को कहा जाता है जिसमें पाठ की सूचना मिलती हो बच्चे को, आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। और उसी को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कथन कहते हैं। इसके बाद आती है पाठ की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन हमारे लेसन प्लान की, और उसे हम क्या कहते हैं? पाठ का विकास। अब करेंगे हम, पाठ पढ़ाएंगे, पाठ का विकास अर्थात प्रस्तुतिकरण। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। क्या कहते हैं हम इसे? पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी। तो लिखिए 7वें नंबर पर, पाठ योजना का विकास यानी प्रस्तुतिकरण। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे काम करता है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर। क्या क्या काम होते हैं इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले तो जो हम इकाई पढ़ा रहे हैं वो प्रकरण। प्रकरण के बाद देखिए फिर आता है हमारा जो टॉपिक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम, शिक्षण बिंदु जिसे हम कहते हैं। शिक्षण बिंदु, जिस बिंदु पर चल रहे हैं हम। उसके बाद देखिए क्रियाएं आती हैं। क्रियाएं दो तरह की होती हैं। पहले तो कौन करता है? शिक्षक की क्रिया। और फिर किसकी आएंगी? छात्रों की क्रिया। और फिर उसके बाद देखिए हम उसके अंदर पुनरावृत्ति करवाते हैं, अभ्यास करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, वो सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती है। इसलिए ये पाठ का विकास की जो प्रक्रिया है क्या है? महत्वपूर्ण होती है। इसलिए एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि दैनिक पाठ योजना के कौन से भाग के अंदर अध्यापक और अध्यापन की क्रिया, अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य क्रियाएं होती हैं। कौन सी होता है? हमारा पाठ का विकास करना। क्या क्या थे अपने इसमें? प्रकरण, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया और छात्रों की क्रियाएं। ये हमारे इस पाठ के विकास में। पाठ की क्या कहते हैं इसको? रीड। अगला लिखो तो, अगर उतार लिया तो आपने। 8वें नंबर पर लिखिए पुनरावर्ती। पुनरावर्ती। पुनरावर्ती क्यों करते हैं हम? स्थायीकरण करने के लिए। तो लिख लो इसमें, पुनरावर्ती ने अधिगम के स्थायीकरण करने के लिए, अधिगम के स्थायीकरण करने के लिए पुनरावर्ती की जाती है। पुनरावर्ती की जाती है।
9वें नंबर पर लिखिए श्यामपट सार। श्यामपट सार क्यों लिखा जाता है? बच्चे के साथ देखिए जब हम पढ़ाते हैं तो किसी भी प्रकार की देखिए एक मेंटल इमेज नहीं बनती है। सीक्वेंस से हम पढ़ाते आ रहे हैं, मेंटल इमेज नहीं बनी, एक चित्र नहीं बना इस पाठ में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। सारे पाठ को यदि टीचर लिख देता है श्यामपट के ऊपर तो एक इमेज बन जाती है इस पाठ में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना। ऐसे आपने देखा होगा अपनी किताबों में पूरा पाठ होता है, पाठ के बाद उसका सारांश बना देते हो ताकि छोटा बच्चा है उस पूरे सारांश से समझ जाए उसमें कि इसमें क्या कुछ हमें पढ़ना, इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं। तो लिख लीजिए श्यामपट सार में शिक्षण का मानसिक चित्र बनाने हेतु, मानसिक चित्र बनाने हेतु और ज्ञान का स्थायीकरण करने हेतु और 10वें नंबर पर लिखिए मूल्यांकन प्रश्न। याद रखना मूल्यांकन हमेशा किसका किया जाता है? उद्देश्यों का। किसका करते हैं हम? उद्देश्य का। जिन भी उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं अंत में हम उसका क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो लिखिए अपने इसमें जितने उद्देश्य निर्धारित किए प्रत्येक उद्देश्य से क्या करते हैं? एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेते हैं और पता लगाते हैं बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं। तो लिखो इसमें एक लाइन, प्रत्येक उद्देश्य से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक उद्देश्य से एक एक प्रश्न पूछा जाता है और अंत में आता है नियत कार्य। लास्ट क्या है हमारा? नियत कार्य, होम असाइनमेंट। अपनी भाषा में हम क्या कह देते हैं? गृह कार्य। होम असाइनमेंट होता है नियत कार्य। और बच्चों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? उस पाठ का अभ्यास और स्वाध्याय के लिए, क्योंकि घर पे जाके वो ढूंढेगा पढ़ेगा तो स्वाध्याय करने की आदत पड़ेगी उसको और दूसरा उसका अभ्यास भी करना सीखेगा। तो लिखिए नियत कार्य के अंदर अभ्यास व स्वाध्याय की प्रवृत्ति के लिए अभ्यास व स्वाध्याय की प्रवृत्ति के लिए। इस तरह से देखिए हमारे ये 11 स्टेप बनते हैं किसके? दैनिक पाठ योजनाओं के। आलोचना किसकी की थी हमने? केवल इकाई की। ए मनोवैज्ञानिक यंत्रवत और श्रम और ये अपने क्या था? श्रम और समय अधिक लगता है। शिक्षण अधिक सामग्री पर जोर दिया जाए। बाकी किसी की कोई आलोचना नहीं है, न दैनिक की और न वार्षिक की। इस तरह से देखिए अपना ये टॉपिक था जिसका नाम था शिक्षण के उपागम। हमने उपागम ही नहीं पढ़े, साथ में क्या पढ़ ली? योजनाएं भी पढ़ी हैं, क्योंकि इन योजनाओं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। शिक्षा शास्त्र का बहुत बड़ा पार्ट